वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है यूनियन। यूनियन क्या है, काम क्या करता है, इसके सिंटैक्स क्या है और इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो सब पढ़ें। इससे पहले आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है। देखिए, एक फैमिली है जिसका नाम है सी फैमिली, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई फैमिली है, ठीक है। अपनी जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपन बात कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग या मैं कहूं सी फैमिली है एक अपनी, ठीक है। उसमें एक बार क्या होता है कि दो बच्चों का जन्म होता है और वो जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है। जो पहला जो बच्चा होता है यानी कि जो बड़ा बच्चा होता है उसका नाम है स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो सेकंड बच्चा होता है जो कुछ मिनट छोटा होता है उसका नाम है यूनियन, ठीक है। देखिए, ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस हैं। अगर ये ट्विंस हैं तो इनकी जो शक्ल है, ठीक है, यानी मैं कहूं इनके काम हैं वो एक जैसे होंगे। इनकी शक्ल है यानी कि मैं कहूं सिंटैक्स, वो भी एक जैसे होंगे, ठीक है। और इनको क्रिएट करने का तरीका भी एक होगा और इनको इंप्लीमेंट करने का तरीका भी एक होगा, ठीक है। इनको इंप्लीमेंट करने का तरीका एक ही होगा। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जो यूनियन है इज सिमिलर एज यूनियन इज सिमिलर एज स्ट्रक्चर। यानी कि जो यूनियन है हमारा वो स्ट्रक्चर के सिमिलर है, ठीक है। अगर हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है तो यूनियन हमें आ गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। हम रिवाइज करते हैं थोड़ा। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट है या मैं कहूं एक ऐसा फीचर है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें फीचर देती है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने का, डेटा टाइप बनाने का। किसकी मदद से? स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है, ओके। तो अगर यूनियन इसका जुड़वा भाई है तो यूनियन की डेफिनेशन भी यही होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, यूनियन जो है उसका काम भी क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए जो फीचर प्रोग्रामर को देता है वही काम है, यानी कि जो काम स्ट्रक्चर करता है वही यूनियन करता है, ठीक है। एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सिंटैक्स की। अगर मेरे को कोई भी डेटा टाइप क्रिएट करना था स्ट्रक्चर में तो मैं स्ट्रक्ट जो कीवर्ड था वो लिखता, डेटा टाइप का नाम लिखता बुक, और फिर इस तरह से उसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल थे वो लिखता। मान लीजिए मेरे को बुक की आईडी लिखनी है तो मैं बुक आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा इंटीजर टाइप का, ठीक है। मेरे को बुक का नाम लिखना है तो कैट टाइप का एक एरे बनाऊंगा जिसका नाम मैंने दे दिया नेम, और मैं 15 उसका साइज ले लेता हूं। और मेरे को बुक का प्राइस भी लिखना है तो मैं फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा प्राइस, ठीक है। और मेरे को अगर वेरिएबल यहां पे बनाने हैं तो मैं B1 लगा के कोमा लिख देता था। ये जो वेरिएबल होगा ये इस डेटा टाइप का होगा, ठीक है, बुक डेटा टाइप का, जिसके अंदर ये तीनों डेटा टाइप कंटेन होंगे, ठीक है। यानी कि 3 मेमोरी ब्लॉक बनेंगे ये वाले इस एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और इस वेरिएबल का नेचर क्या है? बुक टाइप का। बुक हमारा क्या है? डेटा टाइप। आप चाहें तो यहां ऐसे बना सकते हैं B1 को, या फिर यहां नहीं बनाना चाहें तो सेमीकोलन लगा के इसको स्ट्रक्ट जो है उसको बंद करें और स्ट्रक्ट जो कीवर्ड है उसको साथ में लिखें। देखिए, मेरे को x नाम का एक वेरिएबल बनाना है इंटीजर टाइप का, x नाम का एक वेरिएबल बनाना है इंटीजर टाइप का, तो मैं क्या लिखूंगा? इंट x। ये वेरिएबल बन गया ना x नाम का। ऐसे ही मेरे को क्या करना है? एक वेरिएबल बनाना है B1 नाम का, ठीक है। और उसका डेटा टाइप क्या होगा? बुक, तो मैं बुक लिख दूंगा, ठीक है, ओके। अब स्ट्रक्चर का नियम क्या कहता है? जहां भी आप बुक डेटा टाइप का यूज करोगे जो कि स्ट्रक्चर की मदद से बना है तो आपको स्ट्रक्ट जो कीवर्ड है वो साथ में लिखना पड़ेगा। यानी कि जो बुक है वो एक इज्जतदार बेटा है जो हमेशा अपने बाप का नाम साथ में लेके चलता है। और स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्ट जो है वो उसके बाप का नाम है, तो मैं इसके बाप का नाम लिख देता हूं स्ट्रक्ट और स्पेस दे देता हूं। इस तरह से हम यहां
वेरिएबल बना सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पे वेरिएबल लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तो था स्ट्रक्चर की मदद से डेटा टाइप क्रिएट करना। अब हमने अभी पढ़ा कि यूनियन भी सिमिलर है, तो उसके सिंटैक्स भी सेम होंगे, शकल सेम होगी। तो मैं स्ट्रक्ट की जगह यूनियन लिख दूं, UNION, और यहां भी स्ट्रक्चर की जगह यूनियन लिख दूं, UNION। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिंटैक्स है, यूनियन की मदद से हम जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करना चाहें तो ऐसा कुछ सिंटैक्स होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो यूनियन में सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रक्ट की जगह यूनियन कीवर्ड लिखना है। ठीक है, ओके। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है, और स्ट्रक्चर हो या यूनियन हो, जब दोनों का काम एक ही है, और जब हमने स्ट्रक्चर सीख लिया है तो मैं यूनियन बनाना क्यों सीखूं? देखिए, स्ट्रक्चर जो है, या मैं कहूं यूनियन जो है, वो मेमोरी इफिशियंट है। ठीक है, मैं लिख देता हूं मेमोरी इफिशियंट। ठीक है, अब ये मेमोरी इफिशियंट कैसे है और ये मेमोरी कैसे कंज्यूम करता है वो हम प्रोग्राम के दौरान देखेंगे। ठीक है, यूनियन के जो वेरिएबल होंगे, ठीक है, यानी कि मैंने एक वेरिएबल बनाया यूनियन, मैंने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे B1 और मैं कोमा बना के B2 और बना लूं, तो ये जो B1 और B2 वेरिएबल होंगे, जब इनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, या मैं कहूं इनका जब यूज करेंगे और बारी बारी करेंगे, ठीक है, या तो मैं B1 को ही यूज करूं या B2 को यूज करूं, इनमें से कोई भी एक यूज करना हो जब मेरे पास मल्टीपल चॉइस है, यानी कि मल्टीपल चॉइस में से कोई भी एक मेरे को चुनना हो। मल्टीपल चॉइस है यानी कि 2 चॉइस है मेरे पास और इनमें से कोई भी मेरे को एक चुनना है। ठीक है, देन तो मैं यूनियन यूज कर सकता हूं। अगर मेरे को इन दोनों का ही यूज करना है, ठीक है, वहां पे यूनियन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यूनियन मेमोरी इफिशिएंट इसलिए है कि या तो B1, जब मैं इसका डेटा टाइप बनाऊंगा तो इसमें 2 वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। उसी मेमोरी में ही एक बार B1 का डेटा जाएगा और एक बार B2 का डेटा जाएगा। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस होगी हमारे पास, तब मैं यूनियन का यूज करूंगा। अगर मेरे पास मल्टीपल चॉइस नहीं है, मैं चाहता हूं कि B1 को भी एक्सट्रैक्ट अभी कराऊं और B2 को भी एक साथ, देन यूनियन है वो सही रिजल्ट नहीं देगा, वहां पे जो स्ट्रक्चर है उसी का ही यूज होगा। ठीक है, इसलिए जो हमने ये कॉन्सेप्ट जाना है कि प्रोग्राम में मेमोरी को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फीचर देती है कि यहां पे आप जो मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है या एलोकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली यूजर के हाथ में होता है। आप कब कैसे मेमोरी एलोकेट कराओगे वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए ये फीचर मिला है कि जब आप लोगों को मल्टीपल चॉइस आपके सामने हो मिले, ठीक है, तो आप लोग यूनियन का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे जो प्रोग्राम में कम मेमोरी कंज्यूम होगी। ठीक है, मेमोरी अगर प्रोग्राम में कम लगेगी तो मेमोरी जो प्रोग्राम है हमारा इफिशियंट होगा, फास्ट होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, कंप्लीट मेमोरी यूज होती है, इसलिए स्ट्रक्चर बड़ा भाई है तो ज्यादा मेमोरी लेता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका जन्म पहले भी तो हुआ था, स्ट्रक्चर है वो पहले जन्मा था, तो बड़ा भाई है तो ज्यादा मेमोरी लेता है। यूनियन जो है वो छोटा है तो कम मेमोरी लेता है। अब इसको प्रोग्राम के जरिए समझते हैं कि फंडा क्या है। देखिए, ये जस्ट सेम पिछला प्रोग्राम है जो हमने किया था। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की मदद से हमने बनाया था। जब हमने स्ट्रक्चर से बने डेटा टाइप को फंक्शन में पास किया था तब हमने यही प्रोग्राम बनाया था, इसी के जरिए हमने सीखा था। मैं इसी प्रोग्राम को ही यूज करके आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं इस प्रोग्राम को लिखने बैठा तो ये वीडियो सेम उसी तरह से 30-40 मिनट की चली जाएगी, तो मैं आप लोगों को बोर करना नहीं चाहता हूं। देखिए, मैं फिर भी प्रोग्राम को रीड कर देता हूं एक बार। हेडर फाइल्स है, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है, कमांड है, ठीक है, कुछ भी बोले इनको। ये स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से मैंने एक डेटा टाइप बनाया। स्ट्रक्चर की मदद, स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, जिसका डेटा टाइप का नाम है बुक। और ये 3 हमने मेंबर वेरिएबल बनाए हैं इसमें, और ये एक वेरिएबल बनाया है S1। ये जो S1 वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, प्रोग्राम में मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूं। और जो बुक डेटा टाइप है वो भी ग्लोबल है, क्योंकि मैंने क्या किया, हेडर फाइल्स के साथ इसको डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि इंट मेन जो फंक्शन है उसके ऊपर। ठीक है, ओके। फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है डिस्प्ले। उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा।
और जब मैं इसको कॉल करूंगा उसके अंदर क्या पास कराऊंगा, जो बुक डेटा टाइप है ना उसका कोई वेरिएबल पास कराऊंगा, ठीक है, यानी कि उससे रिलेशन रखने वाली वस्तु ही पास कराऊंगा इसमें, ठीक है। बुक डेटा टाइप है तो मैं बुक डेटा टाइप का वही वेरिएबल पास कराऊंगा, ठीक है। मैं स्ट्रक्ट बुक B1 जो वेरिएबल है बनाता हूं, B1 डेटा टाइप है बुक, और बुक क्या है बेटा, और स्ट्रक्ट क्या है इसका बाप, तो अपने बाप को साथ लेके आता है, डरपोक आदमी, ठीक है, ओके। मैं प्रिंटफ के जरिए एक मैसेज देता हूं, आप फॉलोइंग डिटेल्स एंटर कराइए, तो बुक आईडी एंटर कराता है, फिर स्कैनफ करता है। देखिए F+ है, ये मैंने कमेंट कर दिया है, मैं एक बार प्रोग्राम को रन कराऊंगा तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आपने पिछला जो प्रोग्राम बनाया है या मैं कहूँ पिछली वीडियो आपने देखी हुई है तो आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा फास्टली काम कर देता हूं। मैंने यूजर को मैसेज दिया कि बुक नेम एंटर कराइए, देखिए यहाँ पे मैसेज दिया है बुक आईडी एंटर कराइए, यूजर ने बुक आईडी एंटर कराई तो हमने स्कैनफ के जरिए उसको रिसीव किया। फिर यूजर को मैसेज दिया कि आप बुक का नेम एंटर कराइए, फिर हमने गेट्स फंक्शन के जरिए बुक का नेम रिसीव किया। फिर यूजर को मैसेज दिया कि आप बुक के प्राइस एंटर कराइए, फिर क्या किया, स्कैनफ जो फंक्शन है उसके जरिए हमने प्राइस रिसीव की, और मैं फिर फंक्शन को कॉल करता हूं जिसका नाम है डिस्प्ले, और उसमें पास कराता हूं जो स्ट्रक्ट की मदद से बने बुक डेटा टाइप का वेरिएबल जिसका नाम है B1, तो मैं B1 रख के उसमें पास कराता हूं। देखिए जैसे ही मैं किसी फंक्शन को कॉल करूंगा, कंट्रोल क्या करेगा कि उस फंक्शन की बॉडी को सर्च करेगा प्रोग्राम के अंदर, तो डिस्प्ले फंक्शन की बॉडी ये है, डेफिनेशन ये है, कंट्रोल यहां आ जाएगा, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, डिस्प्ले स्ट्रक्ट बुक S1। देखिए ये जो B1 वेरिएबल है ना, इसके अंदर जो भी डेटा है ना, ये आईडी है, नेम है, जो भी हमने एंटर कराया है, उन सब की एक कॉपी S1 में आके रिसीव हो जाएगी, यानी कि वहां से डेटा B1 का थ्रो होगा और S1 में आके रखा जाएगा। थ्रो होने का मतलब मैं बोल रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि इस फंक्शन को कॉल किया तो वहां से B1 का डेटा उठा यानी कि थ्रो हुआ और यहां S1 में आके रखा गया। हालांकि होता कॉपी है, यानी कि B1 की एक कॉपी S1 में कॉपी हो जाएगी, डेटा की एक कॉपी S1 में कॉपी हो जाएगी। देखिए अब मैं चाहे B1.id लिखूं या फिर यहाँ पे S1.id लिखूं, अगर मैं B1.id लिखूंगा तो वो इस स्कोप में मतलब नहीं है, उसका स्कोप यहां नहीं है, B1 का स्कोप सिर्फ यहां तक का है। तो मैंने क्या किया, B1 की कॉपी क्या की S1 में कर ली और अब मैं S1 को यूज करके मैं B1 के डेटा को एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है, यानी क्योंकि B1 का डेटा ही तो S1 में आया है, तो मैं प्रिंट कराता हूं जोवर बुक डिटेल्स बुक आईडी इक्वल प्रिंट कराता हूं %d S1.id, फिर बुक का नेम प्रिंट कराता हूं पुश फंक्शन की मदद से, और मैं फिर बुक का प्राइस प्रिंट कराता हूं प्रिंटफ फंक्शन के जरिए S1.price, ठीक है। मैं इसको कंपाइल कर देता हूं एक बार, कोई एरर नहीं है, मैं रन कर देता हूं। मैं बुक आईडी एंटर कराता हूं, तो बुक की आईडी सबसे पहले देता हूं मैं 2714 दे देता हूं, ओके। और देखिए बुक का नेम लेने से पहले ही इसने बुक का प्राइस जो वाला कोड है वो चल दिया। इसका मतलब क्या है, इसको बुक के नेम में कुछ ना कुछ इनपुट मिला है, और वो इनपुट क्या है, बफर में था, या चाहे वो गार्बेज हो या मैंने जो एंटर प्रेस कराया था उसका \n हो, ठीक है। देखिए ये वैल्यू मैंने एंटर कराई, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया था, तो उसने क्या किया, उस एंटर को बुक के नेम में एज ए इनपुट ले लिया। तो मैं बफर को खाली करूंगा, तो बफर को खाली करने से पहले मेरे को देखिए बुक का नेम उसने नहीं लिया, तो मैं बुक के नेम के कोड से पहले एक F+ फंक्शन को कॉल करूंगा जो बफर को खाली करेगा, ठीक है। मैं कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं, अब रन कर देता हूं। बुक का नेम देता हूं मैं 1427, एंटर करता हूं बुक का नेम कोर जावा दे देता हूं। अब बुक का प्राइस देता हूं मैं 789 रुपए 98 पैसे। देखिए वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है, बुक आईडी 1427 और कोर जावा 789.97 रुपए। जो भी जैसे जैसे मैंने वैल्यू इनपुट दी थी वो वैसे वैसे प्रिंट हो गई है। मैंने इनपुट 97 दी थी और यहाँ पे जो वैल्यू है फ्लोट में इनपुट हुई है, ठीक है ना, 9.7 ऐसा कुछ करके। देखिए अब ये तो बात थी स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब ये जो B1 वेरिएबल है ये मेमोरी कितनी कंज्यूम कर रहा है वो मेरे को देखना है। इतना डेटा प्रिंट करने के लिए जो B1 वेरिएबल है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं, एक कोड लिखता हूं जो कि मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको फिर से लिख देता हूं। printf एक फंक्शन लिखूंगा और %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक मैसेज देता हूं कंज्यूम्ड मेमोरी, SUMED कंज्यूम मेमोरी इक्वल %d। देखिए %d इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो
आउटपुट आएगा वो इंटीजर टाइप में आएगा कि आपने आपके प्रोग्राम ने या फिर आपके वेरिएबल ने 2 बाइट कंज्यूम किया, 4 बाइट, 10 बाइट ऐसे करके। देखिए इंटीजर वैल्यू आएगी ना 2, 4, 5, 10, 11 ऐसा करके, इसलिए मैंने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया। कोमा लगा के मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा जो मेरे को जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी कितनी कंज्यूम की है या मैं कहूँ उसका साइज मेरे को लाके देगा। तो मैं लिख दूंगा साइज ऑफ, इसको यूनरी ऑपरेटर की तरह भी मान के चलते हैं क्योंकि एक ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म करता है। देखिए जैसे मैंने एक ऑपरेंड दे दिया B1, इसको इसलिए इसको यूनरी ऑपरेटर की तरह भी एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब जो सबसे पहले क्या होगा, मैं जो मेरे को B1 जो वेरिएबल है इसकी मेमोरी या मैं कहूं इसका साइज या मैं कहूं इसके द्वारा जो मेमोरी कंज्यूम की गई है वो मेरे को मिलेगा। मैं कंपाइल और रन एक साथ कर देता हूं। देखिए कंज्यूम्ड मेमोरी है 24, यानी कि इतनी डिटेल्स प्रिंट करने के लिए मेरे को 24 बाइट कंज्यूम करना पड़ता है डेटा को। ठीक है, ओके, ये तो मैं इसको डाउन कर देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं फिर से बुक आईडी डाल देता हूं, कुछ भी बुक का नाम डाल देता हूं कोर जावा, और बुक प्राइसेस डाल देता हूं 700 कुछ भी। देखिए आउटपुट में बुक डिटेल्स ऐसे कि ऐसे मेरे को आउटपुट मिल गया है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है ना, आप समझो कि हम यूनियन यूज किस टाइम करते हैं और जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइम यूज करते हैं। हमने डिटेल्स हैं वो यूज की क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं थी, मेरे को तीनों जो डिटेल्स हैं वो इनपुट करानी थी और तीनों ही डिटेल्स हैं वो आउटपुट में यूज करनी थी। देखिए ये जो मेमोरी है 24 बाइट कैसे कंज्यूम हुई है उसको समझते हैं। देखिए इंट जो है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, 2 बाइट। अगर मैं डोस बेस आर्किटेक्चर की बात करूं, लेकिन हमारा जो देव C++ कंपाइलर है वो 4 बाइट कंज्यूम करता है, तो मैं लिख देता हूं 4। ठीक है, कैर कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, कैर डेटा टाइप 1 मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है, 1 बाइट। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे कैरेक्टर कितने स्टोर कर रहा हूं, 15, तो इसका मतलब 1 × 15 बाइट ये हो गई। ठीक है, और जो फ्लोट है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है अपना, वो फ्लोट करता है 4 बाइट। ठीक है, ओके, अब इनको जोड़ते हैं 4, 4, 8 प्लस 15 कितने हो गए, 23। ठीक है, टोटल मेमोरी कितनी होगी, मैं लिख देता हूं टोटल मेमोरी कितनी है, मेमोरी जो है वो 24 बाइट, सॉरी 23 ना, 8, 5, 13, 23 बाइट है वो कंज्यूम करनी चाहिए। लेकिन जो प्रोग्राम में जो हमें आउटपुट मिला है, देखिए मैं अभी उसको वापस लेके आता हूं रन, जो देखिए वो 24 बाइट कंज्यूम कर रहा है। वो इसलिए कंज्यूम कर रहा है क्योंकि ये वेरिएबल उतनी अपने, आप जब भी अगर बगैर प्रोग्राम के मेमोरी जांचना चाहो कि ये जो वेरिएबल है कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, तो आपको ये देखना है कि यहां सबसे बड़ा वाला डेटा टाइप कौन सा है। देखिए इंट 2 बाइट लेता है, हालांकि इसमें ले रहा है 4, कैर 1 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है। तो सबसे जो बड़ा डेटा टाइप होगा ना, अगर यहां पे डेटा टाइप हो डबल वाला, तो कितना हो गया उसका 8 बाइट। ठीक है, तो आपको उसी के मल्टीपल में चलना है। लेकिन हमारे पास ये जो डबल वाला है, ये वाला यहां पे नहीं है डेटा टाइप, यहां पे सिर्फ फ्लोट वाला है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, जो कि 4 बाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, इंट भी यहां पे 2 बाइट कंज्यूम करता है, लेकिन मैं अगर डोस बेस आर्किटेक्चर को मान के चलूं तो वहां पे फ्लोट है वो 4 बाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, तो यहां पे मेमोरी कंज्यूम होनी चाहिए 23 बाइट। लेकिन देखिए जब भी मेमोरी कंज्यूम करेगा ये वेरिएबल, तो ये जो वेरिएबल है ना सबसे ज्यादा बड़ा वाला, उसके मल्टीपल में करेगा। जैसे यहाँ पे मेमोरी कंज्यूम होनी चाहिए थी 23 बाइट, लेकिन वो 4 के मल्टीपल में ही करेगा। 4, 8, 12, 14, 12, 16, 14 नहीं सॉरी 4, 8, जैसे 4 हुआ, फिर वो या तो 4 ही बाइट कंज्यूम करेगा, या करेगा फिर 8, या करेगा फिर वो 12, उसके बाद वो करेगा 16, उसके बाद वो करेगा 20, उसके बाद वो डायरेक्ट 24 ही करेगा। अगर आपकी मेमोरी अगर आप काउंट करते हैं वो 23 हो रही है तो वो 24 करेगा। ठीक है ना, अगर वो आपकी मेमोरी हो रही है 25 यहाँ पे, तो वो फिर 24 नहीं करेगा, वो डायरेक्ट करेगा 24 के बाद 28। ठीक है सॉरी, देखिए हम करके देखते हैं एक बार, मैं फिर से ट्राई करता हूं।
हम क्या करते हैं, 4 ये हो गई अपनी, 4 ये हो गई है 8 और 15 ये 23, 15 की जगह मैं क्या कर देता हूं 17 कर देता हूं, ठीक है। 23 2 25 हो गई। तो अभी ये ना 24 करेगा ना 25, अभी 28 करेगा डायरेक्ट। मैं कंपाइल कर देता हूं फिर से और अब फिर से रन कर देता हूं। देखिए अब डायरेक्ट इसने, 1 मिनट, कंपाइल नहीं हुआ है फिर से हमारा शायद, फिर से एक बार देख लेते हैं। 4 4 8 17 25। देखिए मैं फिर से इसको कंपाइल एंड रन कर देता हूं। इसने देखिए इस बार कंपाइल हुआ है, ये डायरेक्ट 24 के बाद 28 इसने मेमोरी कंज्यूम की। इसका मतलब ये है क्या है कि जो सबसे बड़ा वाला डेटा टाइप होगा उस वो कितनी बाइट कंज्यूम करता है उसके मल्टीपल में ही करेगा, ठीक है। या तो 4 या फिर 8 या 12 16 20 24 28। क्लियर हो गया होगा आई होप। ओके, ये था तरीका स्ट्रक्चर के मेमोरी कंज्यूम करने का तरीका, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं यूनियन मेमोरी एफिशिएंट क्यों है, ठीक है। मैं और जो यूनियन है वो कहां यूज होता है, तो यूनियन जो है वो स्ट्रक्चर का जुड़वा भाई है, तो सिंटैक्स में सेम वही था। आप स्ट्रक्ट कीवर्ड को हटा के यूनियन लिख सकते हो, ठीक है। मैं यूनियन लिख देता हूं, जहां जहां स्ट्रक्ट कीवर्ड है वहां की वहां। ओके, यहां भी कर देता हूं, ओके, और यहां भी कर देता हूं। सब रेडी हो गया। मैं कंपाइल कर देता हूं, कोई एरर आए तो फिर ठीक करेंगे। कोई एरर नहीं। अब मैं रन कर रहा हूं। अब आप देखना कि कंज्यूम्ड मेमोरी इज 20, ठीक है। ये मेमोरी 20, 1 मिनट, उस टाइम ये मेमोरी कंज्यूम कर रहा था 28 जब स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे थे तब, और अभी ये मेमोरी कंज्यूम कर रहा है कितनी 20, यानी कि 8 बाइट कम मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये मेमोरी कैसे कंज्यूम करता है पहले वो सीखिए, फिर हम वैल्यू इनपुट कराएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा वेरिएबल होगा, ठीक है ना, सेम वैसे ही प्रोसेस है इसमें भी, जो सबसे बड़ा वेरिएबल होगा, ठीक है ना, वो मेमोरी कंज्यूम कराएगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इंट है, फिर कैर है, फिर फ्लोट है, ठीक है। मैं इनको रिमूव कर देता हूं। ओके, टोटल मेमोरी, अच्छा टोटल मेमोरी यहां पे काउंट करके देखते हैं इस वाले में कितनी आएगी। अगर मैं यहां पे कर देता हूं तो 15 कर देता हूं पहले, ठीक है। ओके, 4 बाइट ये कंज्यूम कर रहा है, 15 ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, और 4 बाइट ये कंज्यूम कर रहा है, तो 15 और 8 23, ठीक है। मैं कंपाइल करता हूं, लेकिन यहां पे जो मेमोरी कंज्यूम करेगा ना, तो वो ये देखेगा इन तीनों में से सबसे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कौन कर रहा है, ठीक है। ये नहीं देखेगा कौन सा डेटा टाइप बड़ा है। यहां देखा जाए तो फ्लोट डेटा टाइप बड़ा है, लेकिन यूनियन के टाइम में वो सिर्फ ये देखेगा इन 3 डेटा टाइप में से सबसे जो बड़ी मेमोरी है वो कौन सी है। देखिए ये कितनी है, 4 बाइट फ्लोट है, ये कितनी है 4 बाइट इंट है, और ये कितना है, ये है कैर। एक कैर के लिए 1 बाइट, 15 कैरेक्टर के लिए 15 बाइट, ठीक है। तो 15 बाइट मेमोरी, तो क्या होगा कि यहां पे जो 15 बाइट मेमोरी होगी, ठीक है, वो ब्लॉक मेमोरी एलोकेशन होगा और उसी में ही शेयर हो जाएगी। या तो आप आईडी जो है वो यूज करें, या नेम यूज करें, या है प्राइस यूज करें, यानी कि एक बार में कोई भी एक वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक बार में, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि यूनियन क्या करता है, इन तीनों में से देखता है सबसे ज्यादा जो मेमोरी कंज्यूम कौन कर रहा है, उसकी मेमोरी को ही वो एलोकेट करेगा। यहां पे कैर है जो 15 मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल मेमोरी कितनी कंज्यूम कर रहा है कैर, टोटल मेमोरी नहीं, हाईएस्ट मेमोरी लिख देता हूं यहां पे, हाईएस्ट, ठीक है ना, HIGHEST, हाईएस्ट मेमोरी कंज्यूम कितनी हो रही है, 15 बाइट कंज्यूम हो रही है। लेकिन यहां पे नियम क्या है, फिर वही है कि जो बड़ा डेटा टाइप है ना, उसके मल्टीपल में जो मेमोरी होगी वो एलोकेट होगी। तो 4 के मल्टीपल कितनी आती है, सबसे पहले 4 आती है, फिर 8 आता है, फिर आएगा 12 और फिर आएगा 16, सॉरी फिर आएगा 16, सही है हाँ। ओके, तो यहां पे
16 से अपना काम चल जाएगा, इससे कम एलोकेट हो नहीं सकती। लेकिन और मेमोरी एलोकेट होने का नियम क्या है, 4 के मल्टीपल में, इसलिए 16 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। मैं कंपाइल कर देता हूं और फिर रन कर देता हूं। 1 मिनट, फिर से कंपाइल नहीं हुआ अच्छे से, मैं फिर से कंपाइल करता हूं तसल्ली से। कुछ एरर आ रही है, कैन नॉट यूज डिफाइन परमिशन। 1 मिनट में फिर से ट्राई करता हूं, कंपाइल करने की कोशिश करता हूं। हम एरर देखते हैं कि वो कहां आ रही है। फिर से कंपाइल करते हैं एक बार, कौन सी एरर थी। ये देखिए कुछ अजीब सी एरर आ रही है, जो कि जो अपना देव C++ है उसकी कुछ इंटरनल फाइल्स में एरर आ रही है। तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आके मैं एक दूसरी फाइल में उसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ फिर हम उस फाइल को कंपाइल करते हैं। देखिए अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है। वो कई बार बग वगैरह की वजह से जो हमारे कंपाइलर है उसमें एरर आने लग जाती है। मैं इसको कंपाइल कर चुका हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ जो मेमोरी कंज्यूम हो रही है वो 16 जो बाइट है वो है। चलिए मैं थोड़ा सा और इंक्रीमेंट कर देता हूँ इसका, यहाँ पे 17 कर देता हूँ। तो अब देखिए जो मेमोरी है वो एलोकेट होनी है 4 के मल्टीपल में, यानी कि कंज्यूम होनी 4 में। अब 16 के बाद 4 एंटर करता हूँ तो 20 है। तो अब देखिए कंपाइल करूंगा तो 20 ही मेमोरी एलोकेट होता हुआ बताएगा। रन कर देता हूँ, ये है 20 है, वो आउटपुट में हमें मिल गया है। तो आई होप इतना कुछ तो आप समझ गए होंगे कि मेमोरी कंज्यूम करने का तरीका क्या है। यूनियन क्या है, वो मेमोरी सबसे बड़ी जो मेमोरी है वो एलोकेट करेगा, या मैं कहूं उसको रेडी करेगा, ठीक है ना, एक बार सबसे बड़े वाले डेटा टाइप को, और आईडी के लिए भी उसको ही शेयर करेगा और प्राइस के लिए भी उसी को यूज करेगा। लेकिन यूनियन में इसीलिए एक फीचर है कि आपके पास जब मल्टीपल चॉइस हो तभी आप यूनियन यूज कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, आप स्ट्रक्चर यूज कीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, यूज मेरे को तीनों करनी है। अब मैं एंटर कराता हूं जो डेटा है और वो देखना किस तरह से बिहेव करता है। बुक आईडी एंटर कराता हूं मैं सबसे पहले 2714, और बुक का नेम कोरजावा, ओके। बुक का प्राइस डालता हूं 987 रुपए 90 पैसे, एंटर प्रेस करता हूं। देखिए योर बुक डिटेल्स, बुक आईडी कुछ अजीब सा आउटपुट आया है, बुक नेम आधा अधूरा आउटपुट आया है, ठीक है। लेकिन बुक का जो प्राइस है वो कंप्लीटली मेरे को मिल गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो काम 28 बिट में पूरा होने वाला था, अगर वो आप 20 बाइट में या मैं कहूं 16 बाइट में अगर आप पूरा करना चाहोगे तो कहां से होगा, ठीक है। तो अजीब सा आउटपुट आएगा क्योंकि वो गार्बेज वैल्यू लेगा, क्योंकि इनपुट में मैंने कराई है वो मेमोरी तो मेरे को चाहिए 28 बाइट और मैं यूज कर रहा हूं 20 बाइट या 16 बाइट, तो अच्छे से आउटपुट नहीं होगा। इसलिए जो यूनियन है वो बेशक इफिशियंट हो लेकिन स्ट्रक्चर की जगह नहीं ले सकता है। स्ट्रक्चर के अपने कुछ फायदे हैं या एडवांटेजेस हैं। यूनियन सिर्फ वहां काम आएगा जहां मल्टीपल चॉइसेस हो, यानी कि मेरे को 5 वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू इनपुट करानी हो, उससे आउटपुट लेना हो, ठीक है, 5 वैल्यूज में से, ठीक है। और स्ट्रक्चर में जहां मैं 50 वैल्यू एंटर कराऊं, 50 के 50 एक साथ एक्सट्रैक्ट करा सकता हूं, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे आई होप, और आप लोगों को इतना कुछ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।